श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के न्यायालय के आदेश पर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा इस सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि एचपीटीडीसी के होटलों को लेकर भाजपा अनावश्यक बयानबाजी कर रही है। इस दौरान नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में निगम के होटल को लीज पर देने का प्रयास हुआ, मगर विपक्ष के दबाव के बाद यह रुक गया। नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी के पीछे की वजह भाजपा की आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई को बताया है। एक दो दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें इनके अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि काफ़ी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल दे के राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के जरिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, वहाँ लोग सड़कों पे हैं या वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा कैसे कैसे मुद्दे उठे, जिसमें सबने बहुत हैरानी करने वाली बात थी, कुछ ऐसे मुद्दों को जो है हवा देने का प्रयास किया गया जिससे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी हुई। अब इसके पीछे इनकी सोच क्या है? जो मुद्दे उठे, जिस प्रकार एक 64 करोड़ रुपए के लिए माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि इस पैसे को जमा करने के एवज में आपकी हिमाचल भवन की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उसको अटैच करने के आदेश माननीय हाई कोर्ट के पास हुए। अब ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पहले भी होते रहे और दूसरे राज्यों में होते रहे। मैं हिमाचल का भी आपको बता सकता हूँ कि मुझे पूरा याद है कि पिछली सरकार में ऊना का रेलवे स्टेशन का जो मामला था उसमें भी अटैचमेंट के ऑर्डर हुए थे। वहाँ जब रेलवे ने जिन लोगों से ज़मीन एक्वायर की थी उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे और उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर वो एक सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आदेश किए कि इनका जो रेलवे स्टेशन है अपना ऊना वाला, उसके अटैचमेंट के ऑर्डर। तो ये कोई नई बात नहीं है, एक और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समझने की सबको ज़रूरत है। कोई ऐसा कन्फ्यूज़न लोगों के मन में, और जिन लोगों ने इसको बड़े ज़ोरों से उठाने का प्रयास किया, जो पिछली 5 साल सत्ता में रहे, हमें उस बात का अफसोस है कि वो सब परिस्थितियों को जानते हुए कि ये मामला 2009 का था, जो पावर प्रोजेक्ट था उसका 2009 का मामला था। हमारी जो पावर पॉलिसी थी
हिमाचल प्रदेश की, उसमें हम ओपन बिडिंग के जरिए जो है पावर प्रोजेक्ट्स अलॉट करते थे और उस कंपनी ने मैक्सिमम 14.4% शेयर फ्री पावर गवर्नमेंट को ऑफर करके, और आप समझे कि जो 20 लाख रुपए पर मेगावाट उसने ऑफर किया कि हम जो है अपफ्रंट प्रीमियम 20 लाख रुपए पर मेगावाट देने को तैयार है और 14.4% शेयर गवर्नमेंट को देने को हम तैयार। हम जो है ऑफर करके उस प्रोजेक्ट को लिया, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में लिया उसने, बड़ी बोली लगा के उसने लिया, 14% 4% का फ्री पावर भी ऑफर किया और 20 लाख रुपए पर मेगावाट भी हमको ऑफर किया और 320 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट था और उसकी 20 लाख के हिसाब से 64 करोड़ रुपया उसको जो है अपफ्रंट प्रीमियम मनी जमा करना था और उसने वो किया अगले वर्षों में 11 में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये मामला किस समय और किस सरकार का है। तो वो आगे जाके प्रोजेक्ट वाला मुकर गया कि मैं नहीं कर सकता हूं, जो भी उसने कारण रखे, कोर्ट में सिंगल बेंच में उसके फेवर में फैसला चला गया। हम अपील में गए हैं डबल बेंच में, जो हमारा केस चल रहा है और वो डिस्पोजल के लिए लगा हुआ था 16 तारीख को, उसमें डेट लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ जो उसका एग्जीक्यूशन का था उसमें माननीय जज ने एक आदेश किया कि आप इस पैसे को जमा करें या आपकी हम उस प्रॉपर्टी को इसमें अटैच करें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम क्यों लड़ रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों के जहन में भी वो बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय था वो प्रदेश का। हमने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम मनी का अदानी ग्रुप का जो जांगन थोपी जो एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमने ये लड़ाई जीती। डबल बेंच ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया और 280 करोड़ रुपया, दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए, जयराम जी से मेरा ये प्रश्न है कि आपकी कैबिनेट ने ये पास किया था कि हमको ये 280 करोड़ रुपया जो है उन प्रोजेक्ट वालों को वापस देना है, कैबिनेट में पास करा दिया। आपने कभी सोचा कि हम प्रदेश हित की लड़ाई लड़ें? क्यों देने थे वो पैसे? उसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने उसको चैलेंज किया, डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने और स्टेट हित में वो फैसला दिया। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी सरकार। क्यों थी? क्योंकि हम प्रदेश के हित को, प्रदेश के लोगों के हित को जयराम जी की सोच की तरह, ये नहीं कि आज भी कहते 64 करोड़ रुपए दे देने। 64 करोड़ रुपया क्यों देंगे? लीगल बैटल है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पहले इसी तरह का केस जीत चुके हैं और आपकी सलाह है कि हम 64 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे दें। जयराम जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि क्या आपके टाइम में वो प्रोजेक्ट था या नहीं था और आपकी कैबिनेट में क्या फैसला हुआ था। मेरे ये प्रश्न है, आप लोग जरूर पूछें उनसे कि ये हित है आपका प्रदेश के लोगों के प्रति और प्रदेश के। आप दूसरी बात, जिसने भी ये प्रोजेक्ट लिया उन्होंने क्या किया कि नहीं लगाया। हम कहते हैं जो हमारे फेवर में गया पिछली बार भी, हमारा लॉजिक है स्टेट गवर्नमेंट का कि भाई साहब इसने, हमने थोड़ी बोला टेंडर तो इसने भरा। अगर ये ना लेते, कोई दूसरा आदमी उसको लेता और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता, हमारी 14% शेयर और वगैरह वगैरह करके हमको तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आना था। हमारा लॉजिक ये है कि आपने तो धोखे में रखा हमारे को और आज आप अपनी अपफ्रंट प्रीमियम भी वापस मांग रहे हैं जो एज पर सिक्योरिटी समझे आप ऐसे थोड़ी कि आगे अब 4 साल बाद हमने नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई दूसरा पार्टी उसको लेता और वो लगा देता तो हमारा कितना बड़ा लॉस हुआ। ये हमारा जो है इस तरह का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मुख्यमंत्री रहे उनको इन बात का ज्ञान होने के बावजूद वो कहते हैं कि हमको 64 करोड़ रुपया जमा कर देना चाहिए, लेकिन वो लीगल बैटल है। अगर उसमें जरूरत भी पड़ेगी, हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उसको जमा करने पे भी सरकार उस पर गौर कर रही है। और उसी तरह जो टूरिज्म के कुछ पिछले कल भी कुछ फैसला आया है माननीय हाई कोर्ट का, जिसमें ये जिक्र किया गया कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लगातार लॉसेस में है, उनको एक लिस्ट के तौर पे ये एक कोर्ट का मैं समझता हूँ फैसला है कि इसको जो है आउटसोर्स किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी। और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक IAS रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को एक कमेटी बनाई है जो उस पे काम कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपेंगे कि हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशन के जो ये यूनिट्स हैं इनको किस तरह से इसमें फैसले लेने की आवश्यकता है या कुछ को आउटसोर्स होगा। वो जो भी उनकी सुझाव आएंगे वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई है
उसका काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सरकार भी देखेगी, उस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार हमें आगे जाके टूरिज्म कॉरपोरेशन को इन यूनिट्स के बारे में फैसला लेना है। विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे थे अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा 2019 और 20 में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि किस प्रकार सीधा विधानसभा के अंदर पहुंच गया बिना किसी की जानकारी के। एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया, मेरे ख्याल में राम सुभाग सिंह जी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे या सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे, मुझे इतना थोड़ा सा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के जो है होटल्स है वो बेचे जाएंगे या लीज आउट किए जाएंगे। और उसका जब विरोध हुआ विधानसभा में तो ये योजना ठप पड़ गई। उसमें था कि भी फिर उसके बाद जब दबाव पड़ा फिर जयराम जी ने उसकी कमेटी भी बनाई कि इंक्वायरी होने की, हुआ कैसे। उसमें सारे इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर अपने लोग बोले कि हमें तो मालूम ही नहीं ये कैसे विधानसभा में आ गया, कहाँ से पास हुआ, ये किसने ये योजना बनाई कि इतने संख्या में जो है टूरिज्म के होटल्स को, आप समझें कि उस वक्त तो पूरे तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरी तैयारियां थी कि अपने लोगों को फायदा देने के लिए उसको जो है लीज आउट करने का या बेचने का काम किया जा रहा था। वो उस वक्त कांग्रेस ने जब उसको देखा, विपक्ष में उस पर बहुत मुद्दा बना, आप लोगों के सबके सहयोग से वो बात रुक गई। और उस वक्त जिस तरीके से उसको किया जा रहा था, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा जानकारी आप इसके विषय में जरूर जयराम जी से भी प्रश्न करें कि क्या ऐसी घटना हुई थी आपके राज्य में जब आप चीफ मिनिस्टर थे। और भी बहुत बड़ी बातें, कोई व्यक्ति मेरे पास भी आया था जब हमारी सरकार बनी, वो मुझसे भी मिला, उसने बहुत बड़ी बातें कही कि मेरे साथ कमिटमेंट थी जयराम सरकार की कि मैं आपको जो है उसी में कमिटमेंट थी जो ये जिक्र चल रहा कि आपको उसके साथ डील चल रही थी कि कितने प्रोजेक्ट्स इसमें से टूरिज्म के कौन से होटल्स आपको हम देंगे, आप इसके बदले हमको जो है कुछ मदद करने की, पार्टी फंड की जो भी बात चल रही थी। हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी रुक चुकी थी, डील हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा लोन लिया है किसी बैंक से और वो लोन आज भी खड़ा है और मैंने जो है उस पैसे को कहाँ लगाया, तो वो क्यों लगाया। हमने उससे पूछा कि आपने क्यों लिया इतना सारा लोन, क्या आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, कि मेरे साथ तो लोगों ने, सरकार ने ये प्रपोजल था कि हम आपको ये योजनाएं टूरिज्म की दे रहे हैं, ये होटल्स दे रहे हैं, आप इनको रन करेंगे। तो ये अपने आप में इस पे हम कोशिश करेंगे कि इसकी भी हम इंक्वायरी करें कि उस वक्त ये क्या था मामला। तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल आप गुमराह करके प्रदेश के लोगों को भ्रमित करके जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका अपना सहयोग बताना चाहिए कि आपने 5 साल में कौन से बड़े फैसले प्रदेश हित पे किए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए किए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा आपदा के समय में भी पीछे हट गई। खड़े होना चाहिए था प्रदेश के लोगों के साथ, दिल्ली से मदद की बात होनी चाहिए थी। अनुराग ठाकुर जी ने भी कल ये कहा कि वो बिल्कुल आर्थिक स्थिति प्रदेश की आपातकालीन जैसी हो गई। तो आप भी बताएं, आप इतने बड़े नेता हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है, कुछ मदद कराने की बात करिए भारत सरकार से। आप बजाय इसका मजा लेने के, बजाय मजाक उड़ाने के, गंभीरता से आप इतने बड़े नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या योजना है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, और हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से सहयोग मिले, आपका भी ये फर्ज है, आप सभी का फर्ज है। तो ये गलत ढंग से भ्रमित करने का जो काम भाजपा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कर रही है, इससे कोई फायदा प्रदेश के लोगों का होने वाला नहीं। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सभी समझते हैं। जब कोई सरकार, कोई व्यक्ति लीग से हटकर कुछ बड़े फैसले करना चाहता है तो उसमें मुश्किलातें हर जगह होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो मुश्किलातें कम होती है। ये व्यवस्था बदलने का काम है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम है, बड़े फैसले लेने का काम है। जो मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है उसमें सफलता भी मिल रही है। आज हमारी आर्थिक स्थिति जो 1 वर्ष पहले थी उसमें बहुत सुधार भी हुआ है और हम विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी सरकार ने और काम किया है, चाहे वो गारंटियों की बात करें, चाहे कुछ ऐसे फैसले हैं जो हमने जो आप समझें कि उन बच्चों के लिए किए हैं जो देश के अंदर कहीं नहीं ऐसे कानून कि आज वो बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, कि आप ये समझें कि वो बच्चे राज्यों के बच्चे हैं, उनका रहना खाना पीना, उनका एजुकेशन
हमारी सरकार उठाएगी। अब उसके बाद जिस प्रकार जो विडोज के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी, या दूध में एमएसपी देने वाली पहली ऐसी सरकार है देश के अंदर जिसने दूध को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाया। और ये बड़े फैसले मैं इसलिए गिन रहा हूँ, और बहुत सारे फैसले हुए इन 2 सालों में, कि भाई ये ऐसे फैसले हैं जो कहीं भी आपको देश के अंदर नहीं मिलते। से भी सवाल है कि क्या जो मैंने बातें कही, क्या ये विपक्ष के नेताओं को गलत लगते कि हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं? क्या इसको वो डिनाई कर सकते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि हमने कानून नहीं बनाया उनके लिए? तो आप कुछ तो बात करें विपक्ष के नेता, किस बात के लिए जाके हरियाणा में, महाराष्ट्र में जाके अपने प्रदेश की बदनामी करते हैं। चुनाव दूसरे राज्यों का होता है और बदनामी हिमाचल प्रदेश की करते हैं। तो मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि जहां प्रदेश हित में विपक्ष का होने का मतलब है कि आपको भी अच्छे सुझाव देने चाहिए, सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। ये ठीक है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, आप इतने वेलविशर हैं तो मिलके जो है हमारी सरकार भी चलने को साथ है, भारत सरकार से स्पेशल पैकेज दिलाने की बात करें। जयराम जी के साथ चलना है, अनुराग जी के साथ चलना है, जिसके साथ चलना हम तैयार हैं, स्पेशल पैकेज दिला दें। अगर आप इतने बड़े हमदर्द हैं, आप प्रदेश का हित चाहते हैं, तो आप बात करिए इस विषय पे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चारों जो है हिमाचल प्रदेश से भाजपा के हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी है? केवल सरकार को क्रिटिसिज्म करना? आप अपनी योजनाएं बताओ, जहां आप पॉजिटिव होंगे, प्रदेश हित में होंगे, हमारी सरकार आपके हर सुझाव को मानने के लिए तैयार है।